हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है इम्यूनोकेमिकल टेक्निक्स। जितने भी हमारे इम्यूनिटी रिलेटेड टेस्ट हैं और उनका बेसिस क्या है, ये पूरे इस चैप्टर में कवर्ड है। ये चैप्टर में काफ़ी फैक्चुअल डेटा है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग का भी डेटा है। और लॉन्ग क्वेश्चन तो ज़रूरी बन सकता है इस पे, और शॉर्ट के भी, मतलब या तो ये लॉन्ग आएगा या फिर शॉर्ट प्लस एमसीक्यू आएगा। तो इस चैप्टर में कई रीडिंग आपको देने की ज़रूरत है। अगर आप नोट्स भी मास्टर कर लेंगे जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो भी इतना आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा कि आप आराम से एग्ज़ाम में पास हो जाएं। और आपको और अच्छा बेटर स्कोर करना है, या आपको लगता है कि भाई मैं तो अच्छी तैयारी कर सकता हूँ, तो जब ये कोर्सेज यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे जब आ जाएंगे, उसके बाद मैं नोट्स भी लॉन्च करूँगा। लेकिन पहले मेरी प्रायोरिटी ये है कि हर स्टूडेंट के लिए ईजी वे में जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर दूँ। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। अच्छा, आपने इम्यूनिटी तो पढ़ाई है फिजियोलॉजी में, और बी सेल्स और टी सेल्स बताई है, और एंटीबॉडी एंटीजन पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। हम इसमें क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी के अलग अलग इंट्रैक्शंस, अलग अलग रिएक्शंस को मेजर करके सारे अपने टेस्ट लगाते हैं। तो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। ये बी और सी टी सेल से एक्टिवेट होता है। बी सेल्स फॉरेन एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनाते हैं, और एंटीजन वो होता है जो फॉरेन सब्सटेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। अच्छा, इम्यूनोकेमिकल टेक्निक्स एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग टेस्ट के बेसिस पर काम करती हैं। की फीचर्स क्या होते हैं इम्यूनोकेमिकल टेक्निक्स के। एक तो देखिए, फास्ट होती हैं, सिंपल होती है और हाईली सेंसिटिव होती हैं। और इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के टेस्ट यूज हो जाते हैं। यानी क्वालिटेटिव तो ये होता है जिसमें हम यस या नो आंसर करते हैं कि ये डिजीज़, ये प्रॉब्लम हमको है, यस या नो। और क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हम उसकी वैल्यू भी देते हैं कि इस रिलेशन की ये वैल्यू एग्जैक्ट इतनी है, चाहे वो 2 हो, 4 हो, जो भी उसकी सब्जेक्टिव वो हो। तो इसमें दोनों तरह के टेस्ट लग जाते हैं। अच्छा, इसके लिए एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। ईजिली ऑटोमेटेड इसमें सस्ते इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं या सस्ते एनालाइजर आते हैं, जिसमें आराम से सैंपल लग जाता है। अब देख लेते हैं हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और बाइंडिंग। एंटीबॉडीज में इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जो आपने उनका वाई शेप्ड स्ट्रक्चर देखा है। दो रिंग ऊपर, दो रॉड सी ऊपर बनी होती हैं, दो नीचे बनी होती हैं, और उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपने लगा हो। अगर हमने स्टार्टिंग का चैप्टर आप देखेंगे प्रोटीन का, प्रोटीन में हमने ब्लड में प्रोटीन में क्या क्या होता है वो पढ़ा था। उसमें हमारा एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रोजिन पढ़ा होता है, जिसमें से ग्लोब्यूलिन का काम होता है डिफेंस। यानी इम्यूनोग्लोबुलिन IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये इस तरीके से अलग अलग इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, इसमें 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। और इसका जो फैब रीजन होता है वो एंटीजन से बाइंड करता है। यानी वाइट वाई शेप जो चेन है, उसमें लेफ्ट साइड का ऊपर में वो एंटीजन से बाइंड करेगा। और एंटीजन का जो स्पेसिफिक पार्ट है जो बाइंड करता है, उसको हम एपिटोप कहते हैं। अच्छा, बाइंडिंग स्ट्रेंथ को एफिनिटी बोला जाता है, और ये प्रेसिपिटेन कर्व से मेजर होती है। प्रेसिपिटेन कर्व एक कर्व होता है जिसपे हम रिलेशन देखते हैं एफिनिटी का और बाइंडिंग स्ट्रेंथ का। तो प्रेसिपिटेन कर्व बुक्स में ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हम देख लेते हैं कौन सी होती हैं। एक तो होती है मोनोक्लोनल, जो लैब में प्रिपेयर्ड होती हैं और सिंगल एपिटोप को रिकॉग्नाइज करते हैं। और सेकंड होती है हमारी पॉलीक्लोनल, ये एनिमल्स में एंटीजन इंजेक्ट करके बनाई जाती हैं, और इसको हम अपनी डिजायर्ड उनके हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। इसमें मल्टीपल एपिटोप्स के लिए एक्टिव होती है ये। एनालिसिस मेथड हम देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस मेथड आपको डिटेल में पढ़ने चाहिए, लेकिन एक बार हम पहले इनको बेसिक उसमें करेंगे। और एक तो हो गया हम एनालिसिस जो पार्टिकल बेस्ड करते हैं, यानी हमारा जो फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है उसके ऊपर। तो इसमें सबसे पहले होता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। इसमें इसके एग्जाम्पल होते हैं एबीओ टाइपिंग और प्रेगनेंसी टेस्ट। अच्छा, एग्लूटिनेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, जब भी क्लम्पिंग होगी, गुच्छा बनेगा या गट्ठर सा बनेगा सेल्स का, उसको हम एग्लूटिनेशन रिएक्शन होते हैं। और हमें ये पता करना होता है कि इस एंटीजन का इस एंटीबॉडी से क्लम्पिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसी रिएक्शन के रिजल्ट पर हम इसकी डिसाइड कर लेते हैं कि क्या हमारी वैल्यू होगी। फिर आगे हमारा अमीनो प्रेसिपिटेशन। इसमें
नाम ही ये जो चारों हैं, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिक्सेशन, टर्बिटरी, इनमें जो नाम है वो आपको हिंट दे रहा है। तो आप इसका अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप इसको एग्जाम में लिख लेंगे। इसमें प्रेसिपिटेशन लाइन होती है, एसआरआईडी और डबल डिफ्यूजन होता है। जनरली इसका बेसिस क्या होता है प्रेसिपिटेशन का, कि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी जब भी रिएक्ट करेंगे तो उनमें फ्लॉकुलेशन होगा और प्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि पार्टिकल फॉर्मेशन उसका हो जाएगा छोटे छोटे, और उस पार्टिकल फॉर्मुलेशन को हम एसआरडी से मेजर कर लेंगे और तो हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो जैसे नाम में आ रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस देखते हैं और फिर हम उसके बाद उसका डिफ्यूजन देखते हैं। तो कोई चीज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने सेपरेट कर ली और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कितना डिफ्यूज़ हो रही है, इससे हमारी वैल्यू निकल आ जाती है। फिर आ जाता है हमारा इम्यूनो फिक्सेशन। ये यूज़ करते हैं माइलोमा डायग्नोसिस में, और इसमें जो है डिटेक्ट करते हैं हम एंटीबॉडी को, और इसमें भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनो प्रेसिपिटेशन करते हैं। यानी ये एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस का। फिर आ गया इम्यूनो टर्बिट्रीमेट्री। देखिए, टर्बिडिटी आप जानते हो कि हमने एंटीजन लिया, एंटीबॉडी ली, उसका रिएक्शन कराया, उसमें क्लम्पिंग हुई, क्लम्पिंग के बाद टर्बिडिटी हो जाती है। यानी कि एक सोल्यूशन में जैसे मान लीजिए वाटर में किसी चीज़ के चकते बन गए सोल्यूशन के, और वो उसकी बॉल एक अलग नज़र आ रही है, उसको हम टर्बिडिटी बोलते हैं। और उसको हम जब मेजर करेंगे तो उससे निकल के आता है कि क्या उसकी वैल्यू है। ठीक है। फिर आ गई हमारी नेफ्लोमेट्री। नेफ्लोमेट्री में क्या होता है कि हमने एक सैंपल लिया, उस पर लाइट मारी, और लेज़र लाइट मारते हैं हम, और ये देखते हैं कि वो लाइट कितना स्कैटर्ड हो रही है। अगर वो ज़्यादा स्कैटर हो रही है तो उसकी वैल्यू अलग रखेंगे, कम स्कैटर हो रही है तो उसकी अलग वैल्यू रखेंगे। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा रिजल्ट क्या है, और उसमें हम नेफ्लोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकंड हो गए हमारे लेवल बेस्ड मेथड्स। लेवल बेस्ड मेथड जो होते हैं उसमें इम्यूनो एसिड हम यूज़ करते हैं, जिसमें आर आई हमारा मेन होता है। आर आई का मतलब होता है रेडियो इम्यूनो एसे, और एलिसा। अच्छा, एलिसा हर किसी को पता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। और इसका एक नंबर का सवाल या वाइवा का सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एलिसा की फुल फॉर्म क्या है। और कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो उन्होंने जल्दी जल्दी रट्टा मारा होता है, वो ऐसी चीज़ें छोड़ जाते हैं। तो इससे जो एग्जामिनर होता है उस पर बहुत एक बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि आपको एलिसा की फुल फॉर्म नहीं पता। तो ये तो आप याद जरूर कर लीजिएगा। उसकी फुल फॉर्म होती है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है। और इसमें मेनली जो होता है कम्पिटिटिव बिडिंग होती है। मतलब मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में समझाऊं, अभी तक हम देख रहे थे एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन, लेकिन इसमें हम एंजाइम एक्शन देते हैं एंटीजन एंटीबॉडी पर। यानी कि अगर हम उसमें एंजाइम भी डाल देंगे तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या रिएक्शन दे रहे हैं और कितनी जल्दी रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये हमारा टेस्ट हो गया। और एलिसा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, इसके अंदर कई सारे माइक्रो टेस्ट आते हैं जो हर लैब में बहुत बहुत लगते हैं। और आपने देखा होगा कि एंजाइम्स का ऊपर हमने एक चैप्टर किया था इससे पहले, और प्रोटीन पे किया था। तो वो सब जो हमारे चैप्टर्स हैं वो कितने हमारे काम में आ रहे हैं। अगर आपने वो सीरीज फॉलो करी है तो आपको ये चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपने अगर अपनी टेक्स्ट बुक से भी आप पढ़ेंगे सीधे ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसलिए सारी वीडियोस को सिक्वेंशली देखिए, वो किसी वजह से सिक्वेंशली बनाई गई हैं। ठीक है। कुछ और मेथड्स भी होते हैं जो हम यूज़ कर लेते हैं इम्यूनोकेमिकल टेक्निक्स में, जैसे इम्यूनोफ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस में सीधा सीधा हमें ये देखना होता है कि उसमें अलग से चमक आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल जो इसका देसी वर्जन हो गया, या फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी उसमें है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट हो गया इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें जो भी रिएक्शन होगी वो इस तरीके से कराई जाती है कि हम माइक्रोस्कोप के नीचे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको देख सकें कि उसमें क्या एक्टिविटी हो रही है। और लास्ट है इम्यूनो स्टेनिंग। स्टेनिंग आपको पता ही है, हमने इतनी डिटेल में पढ़ी है, स्टेनिंग की पढ़े ही जा रहे हैं हम। हालांकि वो हिस्टोलॉजी में बहुत डिटेल में कवर हुई है, तो अगर आपने हिस्टोलॉजी की सीरीज नहीं देखी है तो उसको भी देखिए, वो भी बहुत ऐसी शानदार बनी है और बहुत ईजी वे में। तो उससे हम स्टेनिंग करते हैं डाई से और पता से कर लेते हैं कि भाई एंटीजन एंटीबॉडी में क्या रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, इसके कॉमन एप्लीकेशन जो होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइफाइड का टेस्ट होता है, सैल्मोनेला टाइफी, वो एलिसा से ही होता है। और जो हमारे हार्मोन्स हो गए, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ये भी हम उसी से मेजर करते हैं। और प्रेगनेंसी डिटेक्शन जो होता है, एचसीजी डिटेक्शन, वो भी हम एंटीजन एंटीबॉडी से करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक जो नार्कोटिक्स का टेस्ट होता है, ड्रग डिटेक्शन यूरिन और सलाइवा में, वो भी हम इसी से कर लेते हैं।
और कुछ ऑटो इम्यून और अदर इन्फेक्शियस डिजीज की भी डायग्नोसिस इजी से हो जाती है। तो समरी में हम देखें कि इम्यूनोकेमिकल जो टेस्ट होते हैं वो मेनली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं। एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती हैं एंटीजेंस के पर्टिकुलर एपिटोप के लिए, यानी एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर एंटीजन पर ही काम करेगी, हर किसी पे काम नहीं करेगी, जनरल नहीं होती, स्पेसिफिक होती है। और डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट टेक्निक पर बेस्ड होते हैं, ग्लूटेशन, क्लम्पिंग, टर्बिडिटी। ये मैंने आपको इतनी इजी लैंग्वेज में समझाया कि एक बार में ही आप इनको हो जाएगा आपका। अच्छा, डायग्नोस्टिक फील्ड में इनका रियल रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि रैपिड, एक्यूरेट और स्पेसिफिक रिजल्ट देते हैं, प्लस इजी लगाने वाले टेस्ट होते हैं, कोई इनमें मुश्किल नहीं आती, प्रैक्टिकली करना इजी होता है, चीप होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने ख़त्म किया, और आशा करते हैं ऐसे ही आपका बाकी सिलेबस भी ख़त्म हो जाए।